Good morning, students. Students, today we will discuss auto oxidation of ethers. This is very important reaction. स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो ईथर्स होते हैं, ईथर्स यानी आर ओ आर, हम ऑलरेडी सारी रिएक्शंस इसकी डिस्कस कर चुके हैं. लास्ट है ऑटो ऑक्सीडेशन. ईथर्स को अगर लंबे टाइम तक रखें तो एयर की प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में खुद इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है. ऑटोमेटिकली इसका ऑक्सीडेशन होता है. दैट्स वाई इट कॉल्ड ऑटो ऑक्सीडेशन. ईथर्स कैन अंडरगो ऑटो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर. ईथर ऑटो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन होकर इससे क्या बनता है? ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड्स. ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड्स फॉर्म होता है जो कि बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है. दैट्स वाई ईथर को लंबे टाइम तक अगर हम रखें तो वो इम्प्योर हो जाता है. हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन होता है जिससे कि लैब में वो ईथर अगर हम यूज़ करते हैं तो एक्सप्लोसिव कंडीशंस और अनसेफ रहता है, रिस्की रहता है. तो उसे हमें प्योर करना पड़ता है, उसे हमें उनसे हाइड्रोपेरोक्साइड्स को हटाना पड़ता है. ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे ऑटो ऑक्सीडेशन की, फिर इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे और फिर इसकी सेफ्टी पर्पस के लिए जो हम अप्लाई करते हैं वो कंडीशंस पढ़ेंगे. तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इज, दिस इज ईथर. ईथर का ऑक्सीजन के साथ में ऑटो ऑक्सीडेशन. फर्स्ट स्टूडेंट्स, जो ईथर होता है उसके लिए क्या सिचुएशन है कि वो ऑटो ऑक्सीडेशन में जाएगा कि ऑक्सीजन के साथ वाला कार्बन, यानी कि एडजेसेंट जो कार्बन होता है वहां से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है. कौन? रेडिकल. ऑक्सीजन यानी कोई भी फ्री रेडिकल. ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे फ्री रेडिकल की तरह काम करता है. यहाँ पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगी. जो ऑक्सीजन होता है, O2 मॉलिक्यूल होता है स्टूडेंट्स, उसकी एक रेजोनेंस फॉर्म होती है. वो खुद एक तरह से डाई रेडिकल की तरह बिहेव करता है. सी देखिए, मैंने यहाँ पे इसके बाकी के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिखा रखे हैं और डबल बॉन्ड दिखा रखा है. इसकी एनदर रेजोनेंस फॉर्म होती है जिसमें ये एक डाई रेडिकल की तरह काम करता है. होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और जिससे कि यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड टूटा और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया मैंने. दिस ये एक रेडिकल, ये भी एक रेडिकल है. फ्री रेडिकल तो आप समझते हैं ना, फ्री रेडिकल हम पढ़ चुके हैं. तो ये एक फ्री रेडिकल है, ये एक फ्री रेडिकल है. तो ये एक फ्री रेडिकल डाई रेडिकल की तरह बिहेव करता है. डाई रेडिकल. ऑक्सीजन हैज एनोदर रेजोनेंस फॉर्म इज अ डाई रेडिकल. ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका यही नेचर जो होता है वो ईथर को ऑटो ऑक्सीडाइज करने के काम आता है. ठीक है, पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया कि जो ऑक्सीजन है यानी एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है वो डाई रेडिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ईथर में, जैसे कि ईथर है ROR, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन चेन है उस कार्बन पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. देखिए स्टूडेंट्स, मैं केमिकल रिएक्शन दिखा रही हूँ अभी. सी, यहाँ पे ऑक्सीजन है, डाई रेडिकल बिहेव किया, ये डबल बॉन्ड है टूटा और यहाँ पे मैंने इस तरह से ये रेडिकल बना दिए. ये है हमारा ईथर. ईथर के साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. एब्स्ट्रैक्ट कर लिया इस तरह से, और यहाँ पे जो बना देखिए CH3 CH2 CHOOH CH2 CH3, ये हमारा ईथर हाइड्रो पर ऑक्साइड बना. आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, ईथर ऑटो ऑक्सीडाइज्ड होता है ऑक्सीजन से, O2 मॉलिक्यूल से. जो O2 मॉलिक्यूल एक डाई रेडिकल की तरह बिहेव करता है और वो ईथर को ऑटो ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है? ईथर हाइड्रो पर ऑक्साइड बनाता है. दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर. ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, अब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे. फर्स्ट में मैकेनिज्म से पहले कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ. मैकेनिज्म में सबसे पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होती है. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगी जिसको इनिशिएट करने के लिए एक रेडिकल की थोड़ी सी ट्रेस अमाउंट ही काफ़ी है. हल्का सा चुटकी भर ट्रेस अमाउंट ही, मतलब ट्रेस का मतलब बिल्कुल जरा सा अमाउंट ही इनिशिएट करने के लिए जरूरी होता है. तो रिएक्शन प्रोपोगेट हो जाती है, यानी कि कंटिन्यू हो जाती है. Second, the radical will abstract a hydrogen atom from the position adjacent to the ether oxygen, अल्फा पोजीशन. ये मैंने आपको बता दिया कि ईथर का ऑक्सीजन के एडजेसेंट कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसको ऑक्सीजन या रेडिकल जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है. चेन एक्टिवेशन ट्रेस अमाउंट में ही हो जाएगी, ये भी मैंने आपको बता दिया. अब मैं आपको मैकेनिज्म समझा देती हूँ. फर्स्ट स्टेप इज, देखिए RCH2
OCH2R, ये ईथर है, साथ में ऑक्सीजन का इनिशिएशन हो गया, यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया। देखिए जो फर्स्ट स्टेप था वो मैंने इसे वापस शो किया। फर्स्ट स्टेप में मैंने इसको इस तरह से बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे एक X और एक X दिखाया, ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन एक इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब देखिए यहाँ CHH, यहाँ पे इसने इसको इनिशिएट किया, यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो यहाँ CH पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये भी एक फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया, रेडिकल फॉर्म हो गया। और यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ चला गया, इसके पास। देखिए यहाँ से एक सेकेंड में दोबारा दिखा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ले लेता है, मतलब रिसीव कर लेता है ऑक्सीजन। ऐसे दिखा दूँ मैं एक बार, इसका ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन ये, अब इस ऑक्सीजन ने इसके इस हाइड्रोजन को ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन OH, और इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन स्पेयर रह गया एज अ रेडिकल। तो ये एक रेडिकल है और ये भी ईथर हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया, ये परऑक्साइड बन गया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, ईथर की CH2 में से एक हाइड्रोजन और जो C के साथ एक H बॉन्ड है, C के साथ H बॉन्ड है जो ये, इसको फ्री रेडिकल फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो यहाँ से ये बना ना RCH प्लस में H, ये बना ना ऐसे, तो ये बना। और ये हाइड्रोजन तो किसने ले लिया, इस ऑक्सीजन ने ले लिया, और इसके साथ पूरी चेन है RCHOCH2R, ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे इसको, ईथर हाइड्रोपरऑक्साइड्स और ये परऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोपोगेशन स्टेप, यानी यहाँ से अब हमारा जब रेडिकल्स फॉर्म हो गए ना, तो हमारे रेडिकल्स फॉर्म होने के बाद ये चेन स्टार्ट हो जाएगी। अब जो ये हमारा ईथर हाइड्रोपरऑक्साइड फॉर्म हुआ है, ये वापस से इसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि डाई रेडिकल, ऑक्सीजन डाई रेडिकल फिर से इनिशिएट करेगा। देखिए फिर से एक बॉन्ड टूटा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिया। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे, अब यहाँ से क्या हुआ, एक सेकेंड, ये ऐसे, अब ये ऑक्सीजन फिर से यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो RCH, और ये दोनों पेयर में बॉन्ड बन गए, एक इसका इलेक्ट्रॉन था, एक इसका इलेक्ट्रॉन था, ये देखिए ऐसे, तो ये बॉन्ड बन गया, और इसके साथ में ये ऑक्सीजन और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्पेयर दिखा दिया मैंने, X से दिखा दो चाहे डॉट से दिखा दो, ठीक है। अब देखिए ये वापस इसका सेकंड प्रोपोगेट स्टेप है, ये वो वाला वापस ले लेने RCHOOCH2R, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वापस से फिर ईथर से क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। फिर से मैंने देखिए ईथर लिया RCH2OCH2R, ऐसे ही जब तक इनको ईथर मिलते रहेंगे तब तक इसमें से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता रहेगा, रिसीव करता रहेगा। अब यहाँ से इसने फिर से हाइड्रोजन को ले लिया, हाइड्रोजन CH2 वाला जो हाइड्रोजन और इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ, होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी। देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ये H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर बन के बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया और यहाँ क्या बना, RCHOCH2R, ये एक अलग फ्री रेडिकल बन गया और इसके साथ जुड़ गया। देखिए स्टूडेंट्स ये देखिए RCHOOHOCH2R, ठीक है, ये देखिए प्लस में RCH.OCH2R, ये अकेला रह गया ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो यहाँ चला गया। देखिए स्टूडेंट्स RCHO, ठीक है, फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएगा और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में फिर से वही फ्री डाई रेडिकल की तरह बिहेव करेगा, और फिर से यहाँ पे हमारे पास में CH जो हमारा ये बना था इसके साथ रिएक्ट करेगा। देखिए ये जो है ये वापस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट, इस तरह से ये रिएक्शन प्रोपागेट होती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, फ्री रेडिकल्स बनते रहेंगे, ईथर हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होता रहेगा हमारा। और इस तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो फॉर्म होता जा रहा है ये हमारा एक्सप्लोसिव रहता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, स्टूडेंट्स कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। देखिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है उसने फ्री रेडिकल बनाया, एक बॉन्ड टूटा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, किससे, ईथर के, ईथर में ऑक्सीजन के साथ वाले CH2 से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ क्या बन गया, OOH। जब OOH इस ऑक्सीजन का और इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बन गया पूरा प्रॉपर, दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए और इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन स्पेयर हो गया, इसको परऑक्साइड बोलेंगे। यहाँ पे जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला एक इलेक्ट्रॉन को लेके, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का रह गया, तो यहाँ पे ये ईथर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना। फिर से ये क्या करेगा, देखिए अब प्रोपोगेट स्टेप हो जाएगा,
अब ये जो ईथर हाइड्रोपर ऑक्साइड बना था ये फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन पे फिर से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा RCHOO.OCH2R, ठीक है। अब फिर से इसमें यहाँ पे फिर से ईथर ये जो बना है ये फिर से ईथर के साथ रिएक्ट करेगा और ईथर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोपर ऑक्साइड बनाएगा और वापस से जो चेन है वो वापस ऑक्सीजन, मतलब ये चेन रिपीट होती रहेगी और इस तरह से कंटिन्यू चलती रहेगी स्टेप। एक बार ओवरऑल रिएक्शन आप देख लीजिए। इस तरह से ये रिएक्शन चलती रहती है और हाइड्रोपर ऑक्साइड फॉर्म होता रहता है। इसीलिए स्टूडेंट्स अगर हम ईथर को लंबे टाइम तक किसी बोतल में रखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, हाइड्रोपर ऑक्साइड बनता रहता है और वो ईथर जो होता है रिस्की हो जाता है, यूज करेंगे तो एक्सप्लोसिव रह सकता है लेबोरेटरी में वर्क करने पर, क्योंकि जो हाइड्रोपर ऑक्साइड्स बनते हैं काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं। तो उसको चेक करने के लिए, उसको प्योर करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट या फिर पोटेशियम थायोसाइनेट, इनको यूज करते हैं, इनको मिलाते हैं, जिससे कि अगर रेड कलर आता है तो रेड कलर जो आता है वो ईथर में हाइड्रोपर ऑक्साइड की प्रेजेंस को दिखाता है, अगर इसका रेड कलर शो हो गया, जो फेरस अमोनियम सल्फेट है और जो पोटेशियम थायोसाइनेट है, इनको मिलाते हैं हम ईथर में, और अगर रेड कलर देता है तो इसका मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे इसमें प्रेजेंट है, ईथर हमारा अशुद्ध है, इम्प्योर है। तो हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ डिस्टिलेशन करते हैं और हम ईथर को प्योर कर लेते हैं। हमें ईथर का प्योरिफिकेशन जरूरी है अगर ईथर लंबे टाइम तक रखा हुआ है। दैट इज द ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।